मैं अब आपके सामने प्रस्तुत होकर अपना जो प्रकरण चल रहा था, हिंदी व्याकरण के शब्द भेद और उन पर विचार, आज हम हमारा गत जो प्रकरण था उससे आगे बढ़ करके हिंदी व्याकरण में क्रियापद पर विचार करेंगे कि क्रियापद अपने आप में हिंदी की प्रत्येक बात को, प्रत्येक वाक्य को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्रियापद है, शब्द है। क्रिया जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ है काम का करना या होना। इसमें व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में कोई भी शब्दों का समूह जब बनता है तो वो अंत में क्रियापद से ही पूर्ण होता है। यदि उसमें क्रियापद ना जोड़ा जाए तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल सकता है। जैसे मोहन पुस्तक, अब मोहन पुस्तक आप कितनी बार करते रहें, लेकिन जब ये कहेंगे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है या मोहन पुस्तक लिखता है, आदि आदि बात से पढ़ता है, लिखता है, इस क्रियापद से ही ये वाक्य पूरा हुआ। नहीं तो मोहन पुस्तक करते रहो, उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा था। इसलिए पूर्व में हमने जो हिंदी व्याकरण के पदों को पढ़ा है, पदों के भेद को पढ़ा है, शब्दों के भेद को पढ़ा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिया शब्द का ज्ञान है, जो आज हम अभ्यास करेंगे, इसका प्रयास करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी प्रयास करना। क्रिया जैसा कि इस शब्द का सीधा सा अर्थ है क्रिया मानी काम, अर्थात इसकी परिभाषा सीधी से आप यूं बना सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रियापद कहते हैं या उसे क्रिया कहते हैं। जैसे श्यामपट वर्मा ने इसकी परिभाषा लिखी है, जिससे किसी कार्य का करना या जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और अब दूसरी बात इसमें तुरंत है धातु। क्रियापद किसी धातु से बनता है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है और संस्कृत में मूल पद को धातुपद कहा जाता है या धातु कहा जाता है। ऐसी स्थिति में हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जोड़ने पर हिंदी के क्रियापद बनते हैं, जैसे पट से पढ़ना, लिख से लिखना, खेल से खेलना और जा से जाना, आ से आना, आदि आदि। और इनमें ये ना प्रत्यय का रूप है, नाम प्रत्यय का रूप जुड़ता है तो ही क्रियापद बनता है। या यूं कहो सरल से रूप में आप इसको यूं समझ लो कि कोई भी धातु है उसके आगे ना लगेगा तो क्रियापद बनेगा। जैसे आप कितने शब्द बोलो, पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, बोलना, चलना, बैठना, उठना, भागना, दौड़ना, आदि आदि, इन सब में ना आता है तो क्रियापद में जरूरी है कि अंत में ना प्रत्यय आए। और अब आगे हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्रिया के भेद के आधार 3 माने गए हैं। हिंदी व्याकरण में क्रिया शब्द के भेदों के लिए विद्वानों ने तीन आधार इसके माने हैं, क्योंकि किसी भी चीज के भेद के कोई आधार होते हैं, इसीलिए क्रिया के भेद के आधार भी 3 हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर, यानी रचना के आधार पर कहो, संरचना के आधार पर कहो, क्रियापद का दूसरा भेद है। और तीसरा है काल के आधार पर। इसलिए ये क्रियापद मैं आपको इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि इसके भेद भी 3 रूपों में हमारे सामने आएंगे। और कोई भी पद इसका पहचानेंगे तो उसमें हम ये बताएंगे कि ये क्रिया के कौन से रूप का भेद है, या काल के आधार पर कैसा पद है, या कर्म के आधार पर कैसा पद है। अतः इन तीनों भेदों को विस्तृत रूप से मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। पहला भेद है कर्म के आधार पर, यानी क्रिया का फल
किस पर पड़ता है। कोई भी वाक्य हो उसमें काम का करने वाला कर्ता और जो किया जाता है या जिसके लिए किया जाता है, जिसका संबंध को से है वो कर्म, और तीसरा है फिर क्रियापद जिससे वो वाक्य पूरा होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, अब यहाँ राम करता है, रावण कर्म है और मारा ये क्रिया है। अतः अंत में क्रिया के भेद के लिए ये जरूरी है कि कर्म के आधार पर क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है। इससे कर्म के आधार भेद पर क्रिया का परंतु दो भेद हुए। कौन कौन से हुए? पहला है अकर्म क्रिया और दूसरा है सकर्म क्रिया। इसमें कोई कठिन बात नहीं है। यदि वाक्य इस तरह से बोला गया है कि उसमें कर्म नहीं है तो सहज प्रक्रिया से हम उससे पहचान लेंगे कि अकर्मक है, यानी इसमें जो क्रिया है अकर्मक है। जैसे मोहन खेलता है, अब इसमें खेलता है ये क्रिया है और मोहन करता है, कर्म गायब है, कर्म है ही नहीं इसमें, इसलिए इसको कहेंगे मानी बिना कर्म की क्रिया है ये। मोहन खेलता है, सोहन पढ़ता है, अरी जाता है, सीता गाती है आदि, इनमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए अकर्म क्रिया हुई है। और सकर्म क्रिया दूसरा जो भेद है इसका कर्म के आधार पर, उसमें सीधी सी बात है कोई ना कोई कर्म होगा। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, सुरेश फुटबॉल खेलता है, गीता गाना गाती है। अब यहाँ हमें एक प्रश्न करने पर जवाब मिल रहा है कि सुरेश पुस्तक पढ़ता है। सुरेश क्या पढ़ता है? पुस्तक। यानी क्रिया का फल, क्रिया जो है अपना फल कर्म पर डाल रही है, अतः यह सकर्म क्रिया हुई। सुरेश फुटबॉल खेलता है, सुरेश क्या खेलता है? फुटबॉल। यह जवाब मिल रहा है। अतः सरलतम रूप से आप इसको यूं दिमाग में बैठा लें कि जहां हमारे किए प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है तो वह निश्चित रूप से कर्म है और वो क्रिया सकर्म क्रिया है। इस प्रकार से आप इसको सहज में ले सकते हैं। और सकर्म क्रिया के भी फिर विद्वानों ने दो रूप बता दिए, यानी दो भेद बताए। पहला उन्होंने भेद किया एक कर्म क्रिया और दूसरा भेद किया द्विकर्म क्रिया। यानी एक ही कर्म हो वाक्य में, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, इसमें क्या पढ़ा रहा है कोई पता नहीं है, इसलिए ये तो अकर्मक हुई। और अध्यापक कंप्यूटर पढ़ा रहा है या कंप्यूटर सिखा रहा है, तो क्या सिखा रहा है? कंप्यूटर। इसलिए एक बात का उत्तर मिल गया, तो ये कंप्यूटर जो है ये एक बात का जवाब दे रहा है, इसलिए सकर्म क्रिया हुई और एक कर्म क्रिया हुई भेद के रूप में। और अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है, यहां हम ये देख रहे हैं कि दो बातों का उत्तर मिल रहा है। अध्यापक क्या सिखा रहा है? पहला प्रश्न तो ये एक कर्मक में भी था, कंप्यूटर। और कंप्यूटर किसको सिखा रहा है या अध्यापक किसको सिखा रहा है? तो छात्रों को। अब यहाँ दो प्रश्न आए, क्या, किसको, अतः दोनों प्रश्नों के पूर्ण उत्तर मिल रहे हैं। यहाँ द्विकर्म क्रिया हुई। तो इस आधार पर आप सहज क्रिया से समझें कि सकर्म क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्म क्रिया और द्विकर्म क्रिया। अब हम इसमें विशेष बात द्विकर्म क्रिया में आपको जो मैंने अभी बताई है व्यवहारिक रूप से, उसमें स्वतः अपने आप से दो प्रश्न करें, क्या, क्यों, किसको, किसकी, कब, कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर यदि एक बार ही मिलता है तो एक कर्मक, और यदि दो बार दो प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो द्विकर्म क्रिया होती है। अतः विशेष बात इसे समझती है, द्विकर्म क्रिया में स्वतः दो प्रश्न करें। स्वतः का मतलब स्व से, खुद से। जैसे क्या, किसको, जैसे मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ा रहा हूं,
मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ा रहा हूं। इस वाक्य में सीधी सी बात है, क्या पढ़ा रहा हूं? उत्तर मेरा व्याकरण। और किसको पढ़ा रहा हूं? उत्तर मेरा तुम्हें। अच्छा, ये द्विकर्म क्रिया हो गई। तो बच्चों, ये कर्म के आधार पर क्रिया, क्रिया की परिभाषा और उसके भेद आपके सामने प्रस्तुत किया। अब क्रिया का दूसरा भेद का जो आधार है वो श्यामण श्यामपट पर देखिए। क्रिया के भेदों का दूसरा आधार संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद 5 प्रकार के माने गए हैं। और इसमें ये थोड़ा सा कठिन प्रकरण है, इसको याद रखने के लिए सहज प्रक्रिया से समझिए, सीखिए। पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब दो, मिली जुली, मिली हुई। जैसे उदाहरण के रूप में अतिथि आ गए, स्वागत करो। यहां अतिथि आ गए ये मुख्य वाक्य है और स्वागत करो ये इसका उपवाक्य है या सहायक वाक्य है। और इनमें क्रिया आ गई दो बार, आ गए और स्वागत करो। हाँ, तो यहाँ ये संयुक्त क्रिया के रूप में संरचना आधार पर क्रिया का भेद हुआ। सह उदाहरण इसको समझिए, सीखिए। दूसरा है नाम धातु क्रिया। क्रिया का दूसरा भेद है संरचना के आधार पर नाम धातु क्रिया। और ये नाम धातु क्रिया, क्योंकि हिंदी की जननी संस्कृत है और संस्कृत में मूल शब्द को धातु कहते हैं और धातु के आधार पर, संस्कृत के धातु के आधार पर ही हिंदी में क्रिया बनी है। तो यहाँ ये सोचने की बात है कि संज्ञा शब्द धातु के शब्द 3 प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से। जैसे संज्ञा से है हाथ, हाथ संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। और इससे धातु बना हथिया, और फिर हथिया से क्रिया बनी हथियाना। अतः हाथ संज्ञा और हथिया उसकी धातु और हथियाना क्रिया शब्द बन गया। अतः ये नाम धातु क्रिया हुई। दूसरा सर्वनामिक पद से बनेगा, जैसे अपना, और अपना का धातु भी अपना ही है और अपना धातु से फिर शब्द, क्रिया शब्द बना अपनाना। और तीसरा इसका विभेद जो है नाम धातु क्रिया में विशेषण शब्द से बनता है। जैसे विशेषण है, शब्द है सूखा, ये पेड़ सूखा है। अब सूखा पेड़ जो है ये सीधी सी बात है विशेषण है, लेकिन इसको क्रियापद में बढ़ाएंगे तो सूखा का धातु शब्द सूखा है और सूखा से धातु शब्द से बना सुखाना। यानी आशय यह है अथियाना, अपनाना, सुखाना, ना प्रत्यय आ गया अंत में और ये क्रियापद बन गए संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से। अब इसमें तीसरा भेद जो है संरचना के आधार पर, वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा का सीधा सा अर्थ है किसी को उकसाना, प्रेरित करना या उसको आगे बढ़ने के लिए उसको दिखाना। इस तरह से प्रेरणा देना जो है ये अपने आप में एक शब्द है और इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, वो किसी अन्य के माध्यम से काम करवाता है। अतः प्रेरणा देकर के काम करवाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मोदी जी ने लॉकडाउन लागू करवाया। अब यहाँ कर्ता मोदी जी हैं और लॉकडाउन लागू करवाया, इसका मतलब उन्होंने प्रेरणा दी भारत को, भारत के तत्कालीन सम्राट राज्य को, अपनी कैबिनेट को, सबको प्रेरणा देते हुए उन्हें लॉकडाउन लागू करवाया। इसी तरह से दूसरा वाक्य आप यूं कह सकते हैं, सरपंच ने गांव में कुआं बनवाया। अब यहाँ गांव में सरपंच ने खुद ने कुआं नहीं बनवाया, उन लोगों को प्रेरित करके कुआं बनवाया। अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हुई, संरचना के आधार पर क्रिया का तीसरा भेद स्पष्ट हुआ। और चौथा भेद है पूर्णकालिक क्रिया। यानी क्रिया एक तो पूरी हो जाती है और एक होती है पूर्णकालिक क्रिया, जिसमें एक क्रिया से पहले कोई एक क्रिया हो चुकी होती है।
जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। अब सो गया ये तो लास्ट की क्रिया है, अंत की, और उससे पहले उसने काम किया दूध पीना, तो यहां पूर्णकालिक क्रिया हुई दूध पी करके सो गया। अतः ये दूध पीकर क्रिया जो है ये पूर्णकालिक क्रिया है। इसी तरह से हरि खेल कर पढ़ने बैठेगा, मोहन गाना गाकर सुनेगा, आदि आदि ये जो ऐसे शब्द हैं जिनमें क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है, वो पूर्वकालिक क्रिया क्रिया के संरचना के आधार पर भेद में शामिल होती है। और इसका पांचवा भेद है कृदंत क्रिया। कृद प्रत्यय जोड़कर, यानी इसके अंत में प्रत्यय शब्द जोड़ा जाता है, तब जाकर के एक कृदंत क्रिया बनती है। जैसे लिख से लिख कर या लिखना, चल क्रिया से चल धातु से चलना या चलकर, इस तरह से ये कृदंत क्रिया कहलाई जो प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाती है। तो ये क्रिया का दूसरा जो भेद का आधार है, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, ये पूरा हुआ। और ये 5 प्रकार से हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और अंत में फिर हम आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया के भेद का आधार है, काल के आधार पर क्रिया के भेद। ये बच्चों आपको जगह जगह काम में आएगा। ये अंग्रेजी का भी मुख्य पॉइंट है और हिंदी का भी है, काल के आधार पर क्रिया के भेद। यानी काल 3 माने गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अंग्रेजी में हम मानते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। और इसी आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद बने। जैसे वर्तमान कालिक क्रिया, राम पुस्तक पढ़ रहा है, हरि पत्र लिख रहा है, मोहन गाना गा रहा है, गीता पढ़ती है, सुरेश आया है, आदि आदि जो वाक्यांश मैंने बोले, इनमें है, हैं, हूं, इनका प्रयोग हुआ है। अतः ये वर्तमान कालिक क्रिया है। आपको पद परिचय या पद व्याख्या में क्रिया पद का ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सी क्रिया है। उसमें सहज रूप से आप पहचान कीजिए कि उस क्रिया के साथ यदि है, यानी है, हैं और हूं जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से बिना प्रयास के आप सहज प्रक्रिया से समझ लें कि ये वर्तमान कालिक क्रिया है। दूसरा काल के आधार पर क्रिया का भेद है भूतकालिक क्रिया। जो समय अब चल रहा है वो वर्तमान, और जो पीछे छूट गया, बीत गया, वो भूतकालिक क्रिया है। यानी वो बीत गई सो बात गई, वो पीछे हो चुकी बात। इसीलिए भूतकालिक क्रिया में थ वर्ण का प्रयोग होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता था, गीता गाना गाती थी, सीता पत्र लिखती थी, कृष्ण यमुना नदी पर खेल रहा था, मोहन कल दिल्ली जा रहा था। इसमें थ वर्ण से बनने वाले शब्द हैं था, थे, थी। यानी है, हैं, हूं से इजार है अंग्रेजी के जो हम काम में लेते हैं, और था, थे, थी से वाजवर। अतः भूतकालिक क्रिया की पहचान करने के लिए आप सीधी सी बात है, थ वर्ण से बना शब्द उसके अंत में है तो तुरंत पहचान कर लें कि यहाँ भूतकालिक क्रिया है। कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्तमान संदिग्ध में ये बहुत संदिग्ध में बात सामने आती है कि वहाँ राम पुस्तक पढ़ता था, इसको कोई कोई यूं भी बोल देता है राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ थ वर्ण तो नहीं आया, लेकिन ये भूतकाल की क्रिया है, अतः ये भूतकालिक क्रिया होगी। मोहन गया, सोहन आया, आदि आदि। और तीसरा काल के आधार पर क्रिया का भेद मानिए भविष्य कालिक क्रिया। इसमें शुद्ध लिखना सीखिए, भविष्य तय क्या अगर हलंत कीजिए,
भविष्यकालिक क्रिया की जगह लिखी शुद्ध रूप है भविष्यतः कालिक क्रिया। जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, हरि जयपुर जाएगा, सरला फुटबॉल खेलेगी, यानी गा गेगी, स्त्रीलिंग के लिए गी, पुरुष एक वचन के लिए गा और बहुवचन के लिए घे। ये तीनों वर्ण मिल सेल जो सामने लिखे पड़े हैं, ये तीनों वर्ण जो हैं हमें एक वचन बहुवचन और इनका बोध करा रहे हैं। लेकिन ये गय वर्ण से बनने वाले जो वाक्य हैं वो आप तुरंत भविष्य काल क्रिया में रख दें। इसलिए ये भविष्य काल के आधार पर या काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद हुए, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। और इस प्रकार क्रिया के भेद, उसका महत्व, उसके शब्द आपके सामने प्रस्तुत हुए। इससे अगला टॉपिक अपन कर लेंगे।